देने का शुक्रिया। और अब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की बात करेंगे। वैसे तो वो काबुल के एक दौरे पर हैं, वहाँ एक अहम माहदे पर सैफरी की रेलवे ट्रैक वाले माहदे पर उन्होंने दस्तखत किए हैं और मुबारकबाद दी है उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों को भी। लेकिन उनकी जानिब से ऐसे बयानात तवातर से आते रहे हैं सेठ साहब जो ख़ासे अहमियत के हामिल हैं। जैसे उन्होंने अमेरिका के हवाले से कहा कि अगर हमारे अच्छे टर्म्स हैं अमेरिका के साथ तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका की हर बात मान ली जाए। ये थोड़ा कुछ अर्सा पहले की बात है, लेकिन अभी SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन में होते हुए उन्होंने ये मजम्मत की है ईरान के ऊपर इसराइली हमलों के साथ साथ अमेरिकी हमले की भी मजम्मत की है और कहा है कि ये SCO कंट्रीज़ के लिए काबिल कबूल नहीं है अटैक्स। इससे क्या जाहिर होता है? देखिए, इट्स अ फैंटास्टिक स्टेटमेंट बिकॉज इस वक्त एक तासुर है कि अमेरिका जो है उसको हम नाराज नहीं कर सकते और अमेरिका का और भी दबाव है बहुत सारा। तो इस सूरत हाल में डार साहब का ये कहना कि इजराइल को कंडेम करना तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर अमेरिकन अटैक ऑन ईरान को कंडेम किया, फैंटास्टिक। आई थिंक दाद देनी चाहिए। दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टांस विच इज इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए। मगर अब देखना यह है कि इसका रिएक्शन क्या आता है और उसको कैसे डील करेंगे। बिकॉज देखिए, ये बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना। पाकिस्तान दिन ब दिन चाइनीज लेड ग्रुप्स के अंदर दाखिल हो रहा है। SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, अब सार्क की जगह पे ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ और बनाया जाए इंडिया के बगैर, लेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। तो दूसरी तरफ ये है कि सारी तजारत जो है, लेन देन जो है, वो सारी अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ। तो अब ये प्रॉब्लम बना हुआ है, तो वो किसी वक्त भी आपके ऊपर आसमान गिर सकता है फ्रॉम द अदर साइड। इस सूरत हाल में बैलेंसिंग एक्ट करना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ दे डील विद दिस सिचुएशन। और मैं समझता हूँ डार साहब ने ये बड़ी हिम्मत के साथ ये जो बयान आया, कंडेम किया, और बड़ी प्रिंसिपल्ड पोजीशन है ये। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी किस्म की इंडिपेंडेंट पोजीशंस पाकिस्तान लेगा। ऑल्दो आई नो बहुत मुश्किल हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, किस तरीके से जगल करना है आपने, क्योंकि डोंट फॉरगेट अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया भी खड़ा है, UAE भी खड़ा है, कुवैत भी खड़ा है, बहरीन भी खड़ा है। ये सारे वो ममालिक हैं जिनसे आप उधार भी लेते हैं, आप डिपॉजिट्स भी लेते हैं, आप आगे पीछे भी होते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत किस्म की क्लेवर फॉरेन पॉलिसी मैनिपुलेशंस और डिविएशंस करनी पड़ेगी। बट आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट स्टेटमेंट और मैं दाद देता हूँ डार साहब। ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा ही हो सकती है कि जब आप अमेरिका में हों और अमेरिकी हुकाम के साथ राब्ते में हो, ऐसे में आपके जो नायब वज़ीर आज़म है वो चाइना में होते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दें जो अमेरिका का मुखालिफ है। ये भी पॉलिसी को बैलेंस रखने की कोशिश हो सकती है सेठ साहब। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मगर बात यह है कि आप चाइना आपसे नाराज नहीं होता जब आप अमेरिका के साथ जाके बात कुछ करते हैं। अमेरिका नाराज हो जाता है जब आप चाइना के और करीब होते हैं या अमेरिका को डायरेक्ट कंडेम करते हैं। क्योंकि देखिए ना, अमेरिकन पॉलिसीज को तो कंडेम किया जा सकता है ना, चाइना की तो कोई ऐसी पॉलिसी है ही नहीं जिसको आप कंडेम कर सकते। चाइना तो इंडिविजिबल सिक्योरिटी की बात करता है, चाइना तो ट्रेड की बात करता है, चाइना तो कोई साम्राज्य पावर ही नहीं है। चाइना तो अपने सारे बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करना चाहता है। चाइना तो अपना मिलिट्री पावर कहीं भी प्रोजेक्ट नहीं करता और चाइना आपके मिलिट्री पावर को सपोर्ट करता है। तो आई थिंक एज आई सेड, डोनाल्ड ट्रंप के अगर जो एजेंडे हैं, अगर आप फिट ना आए उसके अंदर, तो ये बंदा किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है। इस वक्त इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयान से, मगर कल को हमारे खिलाफ भी ये हो सकता है। किसी स्टेज के ऊपर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है आपके साथ। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है। अब एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान को मिली और इकोनॉमी वाइज भी इसको खुशाइंद कहा जा रहा है सेठ साहब, PIA जो अब पाबंदी से आज़ाद हो गई है फॉर UK रूट्स, इब्तदाई तौर पर तो एक ही रूट पर चलाया जाएगा, लेकिन बाद में फ़ज़ाई ऑपरेशन जो 5 साल बाद बहाल होने जा रहा है अगले माह से, कितना खुशाइंद इसे आप समझते हैं? स्पेशली प्राइवेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइएगा। प्राइवेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर थोड़ा बहुत डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बिकॉज पहले ये रूट बंद था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल रूट्स और इसके साथ यूरोपियन रूट्स भी हैं। सो डेफिनेटली PI की प्राइवेटाइजेशन के जो असासे हैं, जिसकी वैल्यू की जा रही थी, इंक्लूडिंग एक्स लाइसेंसेस टू फ्लाई टू दीज कंट्रीज, वो तो अब रिन्यू हो गए हैं, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस। प्राइवेटाइजेशन की प्राइस बढ़ जाएगी एंड गुड। मगर आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
इट्स नॉट जस्ट पीआईए, बाकी भी जो एयरलाइंस हैं उनको भी इजाजत नहीं थी, उनको भी सबको इजाजत मिल गई है। जी। और ये सारी के सारा जो खाता है ना, ये इमरान खान के जमाने में ही गड़बड़ हुई थी। उनके जो एविएशन के मिनिस्टर थे, सरवर साहब थे गालिबा, गुलाम सरवर जी। गुलाम सरवर साहब निहायत बेवकूफ इंसान, हम्म। कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था। वो अपनी तरफ से बड़ी ड्रामे कर रहे थे कि जी पीआईए का ये हाल है, फलाना है, ढिंगड़ा है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। आपने पीआईए को क्या ठीक करना था, तो पीआईए को वाड़ देता। मुझे याद आता है कि ये सरवर साहब ने ये बयान जब दिया था तो मैं सोचो में पड़ गया। मैं कह लो जी, पहले इफ्तिखार चौधरी हमें स्टील मिल के ऊपर और रेको डिक के ऊपर मार गया, बेवकूफ, और अब ये एक सर्वर आ गया, इसने हमारी सारा एयरलाइन सेक्टर जो है इसको तबाह करने की कोशिश करे। तो अब इससे बात बता क्या करे, अब क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी? कर गया जो करना था, एक बयान ही होता है ना जिसके साथ सारा कुछ उलट जाता है। तो अब वो, अब शुक्र करे आप, ये पता नहीं कितने साल के बाद, 3-4 साल के बाद जाके ये सहूलत मिली है, जो लकी। मगर अब बात यह है कि जी पीआईए आल्सो हैज टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर ना। पीआईए का सेफ्टी रिकॉर्ड तो ठीक है पीआईए का, इट्स नॉट सो बैड, इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड। मगर दिन ब दिन हालात बदलते रहे। मगर मैं एक बात और कहूंगा, मैं जरूर कहूंगा कि ये जो है ना फलसफा कि सिविलियंस जो हैं वो पीआईए को सही नहीं चला सके और एयर मार्शल्स और फौजी जो है दे कैन डू अ बेटर जॉब, दैट इज, ये प्रूफ नहीं हुआ। ये इट्स द सेम, क्योंकि मसला जो है इज नॉट सिविलियन वर्सेस फौजी, मसले जो है वो स्ट्रक्चरल मसले हैं पीआईए के जी। और उसके लिए सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि जहां 5,000 लोग होने चाहिए वहां 15,000 है। तो आप तो अपना सैलरी बिल ही पूरा नहीं कर पा रहे, एंड जी। सो ऑन। और इसीलिए आपकी फ्लीट जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है, पुराने जहाज होते जा रहे हैं, जी। सीटें आपकी ठीक नहीं है। आप चाहे तो आप अपनी ठीक कर सकते हैं, बट आई थिंक ये, मगर अब इट्स बेस्ट टू गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज इसको आप ठीक नहीं कर सकते। मुझे याद है गिलानी साहब का वक्त था कि एक प्रपोजल आई थी कि पीआईए और टर्किश एयरलाइंस के साथ कोई राब्ता हो जाए, कि पीआईए के जो ईस्टर्न रूट्स हैं पीआईए उस पर चलाए और जो वेस्टर्न रूट्स हैं वो टर्किश एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप हो जाए। अच्छा। एंड दैट वाज, मैंने वो स्टडी किया था वो पूरी प्रपोजल, इट वाज अ वेरी गुड प्रपोजल। उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी वापस आ जाती, मगर नहीं, वो भी नहीं होने दिया। इतने वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि वो होने नहीं देते। ठीक है, लेकिन ये आईएमएफ और की ये शराइत में प्राइवेटाइजेशन शामिल है। इतनी आसान नहीं होगी, ये प्राइवेटाइजेशन इतनी आसान नहीं होगी। देखो ना, 10,000 बंदा निकालना पड़ेगा ना, वो सारे नून लीग और पीपल पार्टी ने भरे हुए हैं, वो पहले एमक्यूएम ने भरे हुए थे, फिर उसके बाद पीपल पार्टी ने भरे हुए हैं। तो क्या, कहाँ जाएंगे? आप गोल्डन हैंडशेक जब करने जाते हैं तो पता क्या होता है, कॉम्पिटेंट लोग जो है वो गोल्डन हैंडशेक लेके बाहर हो जाते हैं, उनको पता हम कहीं और नौकरी मिल जाएगी जी। और जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो रह जाते हैं बीच के अंदर, और फिर भर्तियां शुरू हो जाती है, गवर्नमेंट आती है, फिर से सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये, दिस इज द ओल्ड प्रॉब्लम। बहुत दफा आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने लोन्स दिए हैं आपको अप टू $1 बिलियन, $750 मिलियन, $500 मिलियन, कि आप ब्यूरोक्रेसी को प्रून करें, गोल्डन हैंडशेक करके फजूल कम करें ब्यूरोक्रेसी। कोई नहीं होती, पैसे भी आ जाते हैं, खर्च भी हो जाते हैं, होता कुछ नहीं। तो पीआईए का भी वही खाता है। ये सारी प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का यही प्रॉब्लम। अभी तो एक पूरा खाता पड़ा हुआ है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, एसओईज जिसे कहते हैं आप जी, जो कि नियरली 1 ट्रिलियन रुपीस की उनकी लॉसेस जो कि बर्दाश्त किया जा रहा है। उधर तो सोचते नहीं है कि उनको बंद कर दिया जाए या प्राइवेटाइज कर दिया जाए। नो, तो ये सब ड्रामे हैं, कोई नहीं, नो गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन दीज इश्यूज अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ही इसका हल है, उसके लिए भी पुरकशिश पेशकश करनी पड़ेगी इस हुकूमत को। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ हल नहीं है आयशा, हल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है कि प्राइवेटाइजेशन के साथ भी बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बट यू हैव टू हैव वेरी क्रिएटिव सॉल्यूशंस कि अगर प्राइवेटाइजेशन भी होती है, दे हैव टू बी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्यों बनाई गई थी कि पब्लिक को बचाने के लिए, उनके लिए अच्छी सहूलतें हों, सस्ती हों। जब आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हर चीज महंगी हो जाती है, तो प्राइवेटाइजेशन तो लॉस नहीं ले सकती ना। अब सवाल ये है कि क्या प्राइवेटाइजेशन ज्यादा एफिशिएंट होती है या नहीं। फ्रांस के अंदर ब्यूरोक्रेसी बड़ी एफिशिएंट है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट है, ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर ब्यूरोक्रेसी इज नॉट एफिशिएंट, टोटली करप्ट। अब इंडिया में भी प्राइवेटाइज किया गया एयरलाइंस को, तो क्या रिजल्ट निकला? हाँ, वहाँ किया उन्होंने, वहाँ बहुत बड़े बड़े सरमायादार हैं और उनके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं, दे वर मच बेटर देन जो आपको यहाँ होगा। यहाँ तो वो खुली छुट्टी हो जाएगी, देखिएगा क्या होता है।